हम लोगों ने बहुत ही शांतिपूर्वक और अच्छे से संपन्न किया। इसमें आप लोगों का भी बहुत आपकी भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण रही है। आप सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत पूरे जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की टीम की ओर से बहुत बहुत आभार। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यतः हमारे यहाँ हमारे राज्य में जो त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 की घोषणा हो गई है उसके संदर्भ में है और इसी क्रम में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो बहुत ब्रीफली जो मेन पॉइंट्स है उसके बारे में आपको व्यक्तिगत रूप से बताएंगे, लेकिन जो डिटेल एक है वो भी हम लोगों ने एक पुस्तिका तैयार की है। जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो डिटेल्स भी हम लोग कार्यालय की तरफ से आपको उपलब्ध करा देंगे। तो शुरुआत में जैसा कि आप सभी जानते हैं, त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2022 को लेकर झारखंड सहित हजारीबाग जिला में 9 अप्रैल 2022 को पंचायत चुनाव को लेकर अधिघोषणा हो गई है और घोषणा के साथ ही साथ तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लागू हो गई है। हमारे जिले में, हजारीबाग जिले में पंचायत चुनाव 3 चरणों में होना सुनिश्चित हुआ है, प्रथम, तृतीय एवं चतुर्थ। और इन तीनों चरणों में सरकार तथा जिला प्रशासन द्वारा जो एक इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों के आलोक में संपन्न होगी, जिसे निर्वाचन आयोग अलग डिटेल में भी हम लोगों को गाइडलाइंस हम लोगों को दी है। तो प्रथम चरण, तृतीय चरण एवं चतुर्थ चरण, 3 चरणों में हमारे जिले में पंचायत चुनाव किए जाएंगे। अगर चरणवार विवरणी की हम लोग बात करें तो प्रथम चरण में हमारे यहाँ 5 प्रखंडों में इसका चुनाव होगा। चौपारण, बरही, बरकट्ठा, चलकुशा और पद्मा, ये 5 प्रखंड हैं जो कि प्रथम चरण में, जिनमें त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का कार्यान्वयन किया जाएगा। प्रथम चरण क्योंकि हम लोग उसके बहुत करीब हैं, तो प्रपत्र 5 में जो निर्वाचन की सूचना प्रकाशित होती है वो 16 अप्रैल यानी कि आगामी शनिवार को उसकी सूचना हो जाएगी। 16 अप्रैल को निर्वाचन की सूचना प्रकाशित कर दी जाएगी। ये प्रथम चरण के बारे में डिटेल्स है। नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की प्रारंभ तारीख यानी कि नॉमिनेशन फाइल करने की प्रथम तारीख 18 अप्रैल से उसकी शुरुआत की जाएगी। समय निर्धारण 11 बजे से 3 बजे तक होता है, जैसे कि हर चुनाव में नॉमिनेशन फाइल करने का समय है। अंतिम तारीख नाम निर्देशन की 23 अप्रैल 2022 होगी। उसका समय भी सुबह 11 बजे से दोपहर के 3 बजे तक। स्क्रूटिनी यानी कि नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा की जाएगी 25 तारीख को, 25 अप्रैल को, और उसका समय भी है 11 बजे से 3 बजे तक। नॉमिनेशन विड्रॉ करने की तारीख है, अंतिम तारीख है 27 एवं समीक्षा जो की जाएगी वो 25 और 26 2 दिन की जाएगी। नाम निर्देशन की समीक्षा 25 और 26 को की जाएगी 11 बजे से 3 बजे तक। नाम वापस लेने की यानी जो नॉमिनेशन वापस लेने की अंतिम तारीख 27 एवं 28 तारीख 11 बजे से 3 बजे तक। निर्वाचन प्रतीक का आवंटन यानी सिंबल अलॉटमेंट 29 तारीख को किया जाएगा, 29 अप्रैल को 11 बजे से 3 बजे तक। मतदान की तारीख यानी वोटिंग 14 मई 2022 को, और उसकी समय सीमा है सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक, 7 AM to 3 PM। काउंटिंग प्रथम चरण की 17 मई को की जाएगी, 8 बजे से उसकी शुरुआत की जाएगी और समाप्ति तक। इस बार ऐसा है कि हर चरण के बाद काउंटिंग की जाएगी, फिर दूसरा चरण किया जाएगा। काउंटिंग एक फेज के बाद काउंटिंग हो जाएगी, फिर सेकेंड फेज होगा, फिर काउंटिंग होगी, फिर थर्ड फेज होगा, फिर काउंटिंग होगी। काउंटिंग विल बी फॉलोड बाय द वोटिंग प्रोसेस। सेकेंड चरण की अगर हम लोग बात करें, द्वितीय चरण में हमारे यहाँ किसी भी प्रखंड में निर्वाचन नहीं किया जाना है। हमारा तीसरे चरण में फिर हमारे जिले में निर्वाचन किया जाना है और इसमें कुल 6 प्रखंड हैं जिनमें निर्वाचन होगा। ईचा, दारू, टाटी झरिया, विष्णुगढ़, दाड़ी और चुरचू, ये 6 प्रखंड हैं जो थर्ड फेज के लिए निर्धारित है।
थर्ड फेज के लिए जो प्रपत्र 5 में निर्वाचन की सूचना प्रकाशित की जाएगी वो 25 अप्रैल 2022 को की जाएगी। फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन 26 फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन शुरू करने की तारीख है 26/4 से नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं, वही 11 बजे से 3 बजे तक। अंतिम तारीख नॉमिनेशन फाइल करने की 2 मई 2022 11 बजे से 3 बजे तक। जो भी नॉमिनेशंस फाइल किए जाएंगे उनकी स्क्रूटिनी 4 तारीख एवं 5 तारीख 4 मई एवं 5 मई को की जाएगी। लास्ट डे ऑफ विड्रॉवल ऑफ नॉमिनेशन 6 तारीख और 7 तारीख को नॉमिनेशन का विड्रॉवल है 11 बजे से 3 बजे तक। सिंबल अलॉटमेंट 9 मई को किया जाएगा 11 बजे से 3 बजे तक और मतदान की तारीख 24 मई 2022 समय सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक और इसके लिए मतगणना 31 मई 2022 को की जाएगी सुबह 8 बजे से मतगणना समाप्ति होने तक। चतुर्थ चरण यानी कि फोर्थ फेज में हमारे यहाँ शेष जो 5 प्रखंड है उनमें चुनाव होना है। कटकम सांडी, कटकम दाग, हजारीबाग, केरेडारी और बड़कागांव, ये 5 प्रखंडों में फोर्थ फेज में इलेक्शन होगा हमारे यहाँ। अधिसूचना प्रकाशित की जाएगी 29 अप्रैल को 29/4/2022। नॉमिनेशन दाखिल करने की तारीख, प्रारंभ करने की तारीख 30 अप्रैल 2022 से है। अंतिम तारीख नॉमिनेशन फाइल करने की 6 मई 2022। नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा यानी स्क्रूटिनी की डेट है 7 मई और 9 मई सुबह 11 बजे से 3 बजे तक। विड्रॉवल नॉमिनेशन विड्रॉ करने की तारीख है 10 मई और 11 मई। सिंबल अलॉटमेंट 12 मई 2022 को किया जाएगा। मतदान की तारीख है 27 मई 2022 और मतगणना 31 मई 2022। तो इन शॉर्ट हमारे यहाँ इलेक्शंस फर्स्ट फेज, थर्ड फेज और फोर्थ फेज में होना है। डेट ऑफ इलेक्शन प्रथम चरण के लिए 14 मई, तृतीय चरण के लिए 24 मई और चतुर्थ चरण के लिए 27 मई। काउंटिंग कॉरेस्पॉन्डिंगली 17 मई, 31 मई और 31 मई, यानी कि हमारे यहाँ जो तृतीय चरण है और चतुर्थ चरण है उनकी काउंटिंग एक साथ होगी 31 मई को। इसके बाद हमारे यहाँ हम लोगों ने टेक्निकल कारण से अभी लाइव प्रोग्राम में जो डीसी मैडम बोल रही थी वो रोक दिया गया है। जैसे ही अभी लाइट आएगी या फिर सुविधा जो मिलेगी उसके बाद फिर से जारी रहेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। रुकावट के लिए खेद है, तकनीकी खराबी के लिए अभी थोड़ा देर के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रोक दिया गया है। लाइट गुल, बत्ती गुल, मीटर चालू। कोई लिखा अंधेरा है कि कुछ टेक्निकल खराबियां आ गई हैं इसीलिए अंधेरा है। बस कुछ सेकंड्स में फिर से वापस आ जाएगी बिजली और फिर से आपके तरफ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव चल रहा है वो चलेगा। आ गया, चलिए फिर से जुड़ गए हम लाइव प्रोग्राम में।
ये हमारे तीनों चरणों के बारे में तारीखों को लेकर जो डिटेल्स है वो हमने बताया। इसके बाद अगर हमारे ज़िले की बात करें तो जो ब्रीफ इंफॉर्मेशन है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कुल प्रखंड जो है हमारे यहाँ 16 है। कुल 2050 यानी 250 पंचायतों में निर्वाचन किया जाना है। इसमें मुख्यतः जो 4 किस्म के पद हैं, 4 कैटेगरीज ऑफ पोस्ट हैं जिनके लिए निर्वाचन किया जाना है, वो एज पर डिटेल ये है। कुल जिला परिषद के पद हैं 30 पंचायत समिति के पद हैं 307 307, मुखिया के पद हैं 250 यानी 250, और वार्ड है टोटल 3078 वार्ड, 250 मुखिया, 307 पंचायत समिति और जिला परिषद 30। हमारे यहाँ कुल मतदान केंद्रों की संख्या 3078 है, 3078। मतदाताओं की अगर बात करें तो जो लेटेस्ट एज पर इलेक्टोरल रोल हमारा जो डेटा है, कुल 6,18,053 लोग हैं पुरुष वोटर्स, 6,18,053 मेल वोटर्स हैं। महिलाओं की अगर बात करें तो 5,63,823, 5,63,823 फीमेल वोटर्स हैं। तृतीय लिंग के 1 वोटर हैं और कुल हमारे मतदाता 11,81,877 है, 11,81,877। ये हमारे कुल टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हैं। प्रखंडवार चरणवार जो मतदाताओं की संख्या है वो हम जो आपको डिटेल दे रहे हैं, उसमें हम लोगों ने ये भी दर्शाया है कि कुल हर प्रखंड में कितने महिला है, पुरुष हैं और तृतीय लिंग कितने हैं। तो टोटल जैसा मैंने आपको बताया कुल 3078 मतदान केंद्र है और कुल मतदाताओं की संख्या 11,81,877 है, 11,81,877। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है नाम निर्देशन शुल्क को लेकर। जैसा कि ग्राम पंचायत सदस्य जो है उनके लिए जो शुल्क है वो है 100 रुपये। अगर वो महिला है, SC है, ST है या OBC है तो फिर शुल्क 50 रुपये है। ग्राम पंचायत मुखिया और पंचायत समिति के लिए नाम निर्देशन शुल्क जो तय है वो 250 रुपये है, और अगर वो महिला है, SC है, ST या OBC है तो 125 रुपये। जिला परिषद सदस्य के लिए नाम निर्देशन शुल्क 500 रुपये है और महिला, SC, ST, OBC के लिए वो 250 रुपये है। निर्वाचन की जो व्यय सीमा है, जो एक्सपेंडिचर प्रत्येक सदस्य या जो भी अभ्यर्थी है वो खर्च कर सकता है, ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 14,000 रुपये है। ग्राम पंचायत मुखिया के लिए 85,000 यानी 85,000 है। पंचायत समिति के लिए 71,000 यानी कि 71,000 है, और जिला परिषद सदस्य के लिए 2,14,000 की सीमा तय की गई है। तो ये कुछ जानकारी है निर्देशन शुल्क और निर्वाचन व्यय से संबंधित। एक और महत्वपूर्ण जानकारी है पंचायती राज विभाग झारखंड सरकार की अधिसूचना संख्या 685 दिनांक 1/4/22 के निर्देशानुसार जिला दंडाधिकारी द्वारा जिला गजट में अधिसूचित अन्य पिछड़े वर्गों के लिए यथारूप में महिला अन्य जिसके लिए जो अधिसूचित पद हो उसे अनारक्षित ओपन कैटेगरी स्टेटस के रूप में मानते हुए तदनुसार सभी निर्वाचन प्रक्रिया की कार्रवाई की जाएगी। ये एक गजट में जो यथा संशोधन किया गया है उससे संबंधित ये जानकारी है। एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए कैटेगरी वाइज और डिटेल। हम लोगों के प्रपत्र 3 में किस पद के लिए किस वर्ग के लिए आरक्षित है उसकी सूचना रहती है। तो प्रपत्र 3 के कॉलम 3 में जहां जहां OBC लिखा हुआ है उसको ओपन खुले श्रेणी में पढ़ा जाए, और वो अन्य पिछड़ा वर्ग का जो कॉलम 3 में है और कॉलम 4 में महिला एवं अन्य है, उसमें जो महिला के लिए वो महिला ही होगी, सभी वर्ग की महिलाएं खड़ी होंगी, और जहां अन्य है वहां पर
सभी लोग के लिए ओपन है, सभी लोग खड़े हो सकते हैं। तो सभी ओबीसी महिला के लिए जो आरक्षित था पहले, अभी वहां पर महिला वर्ग की सभी श्रेणी की सभी वर्ग के लोग खड़े हो सकते हैं। उसको ओपन महिला कर के दिया, लिए वो ओपन कर दिया। ओपन। कि ओबीसी आरक्षण में प्रमुख होकर चुनाव लड़ा जा सकता तो अभी तक हम लोग ने आपको चरणवार जो निर्वाचन कार्यक्रम की विवरणी है वो बताया है, प्रखंडवार पद की विवरणी हमने डिटेल्स दे दी है, मतदाताओं की विवरणी, नाम निर्देशन शुल्क और निर्वाचन व्यय अधिसीमा के बारे में भी आपको बता दिया है। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो कि एमसीसी यानी आदर्श आचार संहिता से संबंधित है। आप सभी जानते हैं कि किसी भी निर्वाचन के क्रम में जैसे ही अनाउंसमेंट होता है इलेक्शन का, निर्वाचन का, तो पूरे उस क्षेत्र में आपके एमसीसी या फिर आचार संहिता लागू हो जाती है। और इसी चुनाव में, इस चुनाव में भी जिस दिन से 9 अप्रैल 2022 से चुनाव की घोषणा की गई है, एमसीसी लागू है। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, इसमें बहुत सारे डूज एंड डोंट्स होते हैं, क्या अलाउड है, क्या प्रतिबंधित है या किस चीज़ की परमिशन है, क्योंकि वो बहुत डिटेल्ड है। हर तरह के लोगों के लिए अलग अलग गाइडलाइंस है। कहने का ये अर्थ है कि अभ्यर्थियों के लिए अलग है, हम लोग एज सरकारी कर्मचारी या एज सरकारी अधिकारी हम लोगों के लिए अलग है, जो हमारे लोग हैं उनके लिए अलग है, जो जनरल पब्लिक है उनके लिए अलग है। तो बहुत ब्रीफली लेकिन जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो आपको बताना चाहेंगे। अनाउंसमेंट, इलेक्शन के अनाउंसमेंट के साथ ही पंचायत निर्वाचन के दौरान जो भी जहाँ भी इलेक्शंस होने हैं वो सभी इसके अंतर्गत आती हैं। सिर्फ नगर पालिका क्षेत्र में चलाई जाने वाली जो योजनाएं हैं वो इस आदर्श आचार संहिता की परिधि से बाहर रहेंगी। सरकार के सभी विभाग एवं जिला निर्वाचन पदाधिकारी किसी भी संशय की स्थिति में हम लोग को अगर कोई भी गतिविधि होती है, अगर हमें कोई संशय है तो हम लोग उसे राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुरूप हम लोग उसका अनुपालन करते हैं। हम लोगों ने बहुत डिटेल में जो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो डॉक्यूमेंट हमें उपलब्ध कराया गया है, उम्मीदवारों के लिए बहुत सारे गाइडलाइंस हैं, तो अगर आप कहेंगे तो हम उसको रिपीट कर देंगे, और नहीं तो ये हमने दे दिया है, तो आई थिंक वो आपके लिए काफ़ी मतलब सफिशिएंट होगा जो भी जानकारी हम लोगों ने इन्हें दी, आपको दी है। लेकिन जो कुछ जो हमें जिले में जिन चीज़ों का हमें अनुपालन करना है, कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं खासतौर पे योजनाओं से संबंधित, जिससे हम लोग अक्सर हम लोग के जो डे टू डे एक्टिविटी या हम लोग जो डे टू डे इम्प्लीमेंटेशन होता है उससे संबंधित है कि हम निर्वाचन की घोषणा किए जाने के समय से यानी एमसीसी के दौरान जो भी मंत्रीगण हैं एवं जो अन्य अधिकारीगण हैं उन पंचायत क्षेत्रों में जहां निर्वाचन हो रहे हैं तो उन्हें किसी भी रूप में किसी भी प्रकार का वित्तीय अनुदान की घोषणा नहीं की जानी है, किसी भी प्रकार नई योजना का शिलान्यास नहीं किया जाना है। जो योजनाएं पहले से चल रही हैं या जो पूर्व से सैंक्शनड है उनके क्रियान्वयन पे कोई प्रतिबंध नहीं है, वो स्कीम्स कंटिन्यू कर सकती हैं।
भारत सरकार की जितनी स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडेड स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स के संचालन पे कोई रोक नहीं है। किसी भी प्रकार का नई सुविधा या नए निर्माण की घोषणा किसी के द्वारा भी नहीं की जाएगी। आपके जितने भी विश्राम गृह है, डाक बंगले हैं, अन्य सरकारी आवास है, उस पर प्रत्याशियों को निष्पक्ष ढंग से उपलब्धता के आधार पर हमें उन्हें उपलब्ध कराना है। और केवल जो सत्तारूढ़ दल द्वारा समर्थित प्रत्याशियों का अधिकार नहीं होगा, मतलब वो सभी जितने भी हमारे अभ्यर्थी हैं, प्रत्याशी हैं, उनको उपलब्धता के आधार पर हम लोग उपलब्ध कराएंगे। जितने भी आपके सार्वजनिक स्थान हैं, जैसे कि मैदान हो या हेलीपैड का प्रयोग करना हो, अगर किसी प्रकार का प्रचार प्रसार हो रहा है जिसमें किसी प्रकार का ट्रैवल या यात्रा जिसमें संबंधित है, तो उक्त स्थानों को उपयोगिता का उपयोग अनुमति समान शर्तों पे सभी को दी जाएगी। निविदा से संबंधित कई बार प्रश्न उठते हैं कि नए टेंडर्स का क्या है। इसमें जो बेसिक गाइडलाइन वो है कि जो भी स्कीम सैंक्शन हो चुकी है, पूर्व से सैंक्शन है, उनके निविदा प्रक्रिया पे किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। कोई भी नई योजना क्योंकि सैंक्शन नहीं होनी है, तो फिर कोई भी नई निविदा जो कि कोई नई योजना से संबंधित हो, उन सब चीज़ों पर रोक रहेगी। कुछ चीज़ों को इससे अलग रखा गया है, जैसे कि कार्यालय के लिए लेखन सामग्री, अन्य सामग्री हेतु निविदा की जा सकती है, मतपत्र प्रपत्र के लिए निविदा की जा सकती है। जल अस्पतालों के लिए अगर कुछ सामान खरीदना है, दवा खरीदनी है, उनकी निविदा अलाउड है। पुलिस चौकीदार, दफादार आदि के लिए वर्दी और अन्य सामग्री की निविदा अलाउड है। बाजार, बस पड़ाव, तालाब, बगीचा एवं पशु मेला, घाट मेला, इन सब की बंदोबस्ती, सैरातों की बंदोबस्ती की जा सकती है। और जैसा कि पहले बताया, शहरी विकास योजनाओं में आदर्श आचार संहिता प्रभावी नहीं है। पेयजल से संबंधित जो योजनाएं हैं जनहित में, उनका क्रियान्वयन किया जा सकता है, क्योंकि पीने का पानी एक एसेंशियल कमोडिटी है। सरकारी विद्यालय या अन्य सरकारी भवन की मरम्मती की जा सकती है अगर वो अर्जेंट है। बाढ़ एवं बचाव से संबंधित जल संसाधन, कोई आपातकालीन कार्य है तो वो भी अलाउड है। किसी भी विभाग से अगर कोई आपातकालीन स्थिति आती है, उस कंडीशन में उन योजनाओं का क्रियान्वयन हमें अलाउड होता है। हाँ, ये हमारे विभाग और उनसे संबंधित योजनाओं के बारे में था। उम्मीदवारों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। डिटेल में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन 4-5 जो मेन चीज़ें हैं जिनका उन्हें खासतौर पर ध्यान रखना है। उम्मीदवारों को ऐसे सभी कार्यों से परहेज करना चाहिए, जैसे कि कोई भी पोस्टर, इश्तेहार, पैम्फलेट या परिपत्र निकालना जिसमें मुद्रक और प्रकाशक का नाम या का पता न हो। निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय से 48 घंटे पूर्व अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति कोई सार्वजनिक सभा नहीं बुलाएगा, न ही आयोजित करेगा, ना उसमें उपस्थित होगा। 48 आवर्स का जो एक पीरियड रहता है मतदान की तिथि से पहले। मतदान केंद्र के 100 मीटर के अंदर किसी प्रकार का चुनाव प्रचार करना या मत याचना करना। मतदान के 2 दिन पूर्व से लेकर मतदान के दिन तथा उसके अगले दिन सुबह 7 बजे तक किसी उम्मीदवार द्वारा न तो शराब खरीदी जाए और न किसी को पेश या वितरित की जाए। किसी भी उम्मीदवार द्वारा किसी भी व्यक्ति की भूमि, भवन या दीवार का उपयोग झंडा, बैनर आदि के लिए कार्य भवन के जो मालिक हैं उनकी अनुमति के पश्चात ही किया जाएगा। बगैर अनुमति कहीं भी वो अपने पोस्टर्स या बैनर्स नहीं लगा सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण जानकारी यह है, क्योंकि वर्तमान चुनाव दलगत आधार पर नहीं किया जा रहा है, इसलिए किसी भी राजनीतिक दल के नाम पर या उसके झंडे की आड़ में चुनाव प्रचार का कार्य नहीं होना चाहिए और न ही किसी राजनीतिक दल या गैर सरकारी संस्था के किसी व्यक्ति द्वारा किसी अभ्यर्थी के पक्ष में चुनाव प्रचार का कार्य नहीं किया जाना है, क्योंकि ये चुनाव दलगत आधार पर नहीं है। अगर हम लोग सभाएं और जुलूस की बात करें
तो किसी भी हाट बाजार या भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक स्थल पर चुनाव सभा के आयोजन के लिए सबसे पहले सक्षम पदाधिकारी के द्वारा अनुमति ली जाएगी और इसके पश्चात ही किसी भी प्रकार का आयोजन किया जा सकेगा। जुलूस के निकलने के स्थान, समय और मार्ग और समापन के स्थान के बारे में स्थानीय पुलिस थाने में कम से कम एक दिन पहले उन्हें जानकारी दी जानी है और ससमय जो भी आवश्यक अनुमति है वो प्राप्त कर ली जानी है। और भी काफी सारी डिटेल्स है जो कि हम लोग जब भी अभ्यर्थियों के साथ जब हम लोग मीटिंग करेंगे कैंडिडेट्स के साथ, उसमें हम लोग उनको बहुत ही डिटेल में, क्योंकि बहुत सारे कंडीशंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो उनको खास तौर पर ध्यान रखनी है। और मुख्यतः जो भी एमसीसी के गाइडलाइंस हैं वो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग उनका अनुपालन करें, और क्योंकि इसके अनुपालन से संबंधित प्रतिदिन रिपोर्टिंग हमें राज्य निर्वाचन आयोग को भी करनी है कि किसी भी प्रकार का उल्लंघन नहीं हुआ हो। उसमें हमारे सरकारी विभाग हो, कर्मी हो, उम्मीदवार हो या कोई भी अन्य सिचुएशन या कोई भी अन्य उस समय जो भी स्थिति रहेगी वो हमें हमारे निर्वाचन आयोग को अपडेट करनी है। और एक और बस महत्वपूर्ण जानकारी है कि चुनाव कराने के लिए, जैसा आप सभी जानते हैं, किसी भी चुनाव में हम लोग कोषांगों का गठन करते हैं, जो विभिन्न हमारे कोषांग हैं, जिसमें कार्मिक कोषांग, सामग्री कोषांग, लॉ एंड ऑर्डर कोषांग, ट्रांसपोर्ट कोषांग या व्हीकल कोषांग, मतपेटिका कोषांग, ऑब्जर्वर कोषांग, मतपत्र कोषांग, और हमारा कंट्रोल रूम बनता है। जैसा आप जानते हैं बाहर से प्रेक्षक भी आएंगे। मीडिया कोषांग है, निर्वाचन व्यय और अनुश्रवण कोषांग, कंप्यूटराइजेशन कोषांग और पंचायत निर्वाचन कोषांग, ये सभी कोषांग हैं। और कुल हमारे 13 कोषांग गठित किए गए हैं। सभी को मिला के सभी के लिए अलग अलग नोडल ऑफिसर्स हैं, असिस्टेंट नोडल ऑफिसर्स हैं और सुपरवाइजर, असिस्टेंट और 4th ग्रेड स्टाफ भी डेप्यूट हुए हैं। 2 हमारे वरीय पदाधिकारी हैं, श्रीमती प्रेरणा दीक्षित उप विकास आयुक्त, उनके द्वारा कुछ कोषांगों को उनको वरीय प्रभार दिया गया है, और दूसरे हमारे वरीय पदाधिकारी श्री राकेश रोशन, अपर समाहर्ता हजारीबाग, जो शेष कोषांग बचे हैं वो उनके वरीय प्रभार में रहेंगे। तो कुल ये हमारे 2 सीनियर ऑफिसर्स हैं जो इन कोषांग की ओवरऑल प्रभार में रहेंगे। सुनिए मैडम, जैसा कि विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव समय समय पर उम्मीदवारों के द्वारा आय व्यय का ब्यौरा दिया जाता है और नहीं देना एक दंडनीय अपराध है। क्या ऐसा पंचायत चुनाव में है? यदि है तो पिछले पंचायत चुनाव में ऐसे कितने कैंडिडेट थे जिनके ऊपर इसके तहत कार्रवाई हुई? प्रावधान है, जो प्रावधान विधानसभा और लोकसभा चुनाव में सेम प्रावधान है। और पिछले पंचायत चुनाव में 2015 में किसी के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की। सब किसी उस समय क्या समय उस समय की जो राशि थी वो अलग राशि होगी, लेकिन वह कोषांग के द्वारा सभी को एग्जोनेट किया गया है। किसी को भी उसमें उसके विरुद्ध कितनी राशि इस बार कम की गई है? नहीं, ज्यादा ही की गई होगी। जैसा मुझे याद आ रहा है 10,000 की, वो आप चेक कर लीजिएगा। 2015 10,000 की वार्ड सदस्य आपको की। लगता है कि 14,000 रुपए अब उस समय जो पदाधिकारी थे अभी है नहीं, ये 2015 की बात है। और 2000 हम लोग एक बार चेक करके आपको बता देंगे अगर किसी पर कोई नोटिस हुआ हो 6 साल 7 के बाद। मैडम, कौन पद का कहाँ चुनाव नामांकन होगा मैडम? जैसे नामांकन कौन पद का कहाँ पर होगा? अलग अलग सभी के कार्यालय जैसे मान लीजिए जिला परिषद सदस्य का नामांकन यहाँ हजारीबाग में होगा और मुखिया का ब्लॉक में होगा। हाँ, बता दीजिए, लोकेशन सबको बता दीजिए। मुखिया पद के लिए अंचल अधिकारी, वार्ड सदस्य पद के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी, इन दोनों पदों के लिए नाम निर्देशन की कार्रवाई संबंधित प्रखंड कार्यालय में संपादित होगी। पंचायत समिति सदस्य के लिए अनुमंडल पदाधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर होंगे और अनुमंडल कार्यालय में नाम निर्देशन की कार्रवाई की जाएगी। जिला परिषद पद के लिए
अपर समाहर्ता रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में प्रतिनियुक्त हैं। इस संबंध में द्वितीय तल पर उनके कार्यालय प्रकोष्ठ में नाम निर्देशन की कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, काउंटी कहाँ होगा? यहाँ की जहाँ जिस ब्लॉक में जहाँ जिला होगा, जिला परिषद में हमारा काउंट है। यहाँ जिला परिषद यहाँ पर जो है, आप तो जिला निर्वाचन पदाधिकारी हैं, तो आपके भी तो निर्वाचन पदाधिकारी कौन है? इसमें जो पंचायती राज पदाधिकारी होते हैं ना, वो कोऑर्डिनेट करते हैं, तो वो हमारे यहाँ सुनील कर रहे हैं। इनका नंबर मिलेगा? हाँ बिल्कुल, आप शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि पंचायती राज प्रेस कॉन्फ्रेंस डीसी का जो चल रहा है, अब मुखिया पंचायत चुनाव जो है वो शुरू होने वाली है और उस पर रेगुलर अपडेट आपको हम लोग देते रहेंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये बता दिया गया है कि पंचायत चुनाव कैसा रहेगा। हम लोग डीसी सभागार में थे, जहाँ पे सारे मीडिया से डीसी साहब मुखातिब हो रही थी और लोगों को ये बताया जा रहा था चुनाव के बारे में। तो ये पंचायत चुनाव जो है, इसके बारे में और भी डिटेल हम लोग अलग अलग पंचायतों में जाके आपको अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।